मेरे जितने भी दोस्त इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिज़ल्ट निकल आया है। मैक्सिमम दोस्तों को प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, बट किसी को ये श्योर नहीं है कैसे कैंसिल करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब यहाँ पे हमें आरटीआई की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आप लोग रिज़ल्ट निकलवाने के लिए आरटीआई में परेशान थे, तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं था उस वक्त आरटीआई निकलवाने का, ठीक है। बट अब आप आरटीआई ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास प्रूफ भी है, चीज़ें गलत हुई हैं, ये सबको कन्फर्म है, ठीक है। मैंने भी अपनी वीडियो में चीज़ों को दिखाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो को, आप लोग जाके देख लें। टाइपिंग का भी कोई इशू नहीं है, 44 नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है, 49 नंबर वाला नहीं सेलेक्ट हुआ है, सीधी सी बात है। तो इसमें ये भी कोई नहीं कह सकता कि 44 के मार्क्स मतलब सिर्फ 49 प्लस वाले सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया, जनरल वाला कम है सिलेक्ट हुआ है, ओबीसी वाला सिलेक्ट नहीं हुआ जबकि उसका उससे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। एक ये भी मुद्दा हो गया। और मैंने दिखाया एससी एसटी का भी दिखा दिया है कि 119 में सेलेक्ट है और 144 में नहीं सिलेक्ट है। सारे वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं आप लोग के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपके लिए एक रियल इम्तिहान कह लीजिए ये है। अगर सारे लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए, एक पॉजिटिव वे में अगर आप चलेंगे, चीज़ों को एक सीक्वेंस में करेंगे, तभी कुछ सफलता हाथ मिलती है। बस कहने से कुछ नहीं होता, सबको साथ आना होगा, सबको अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप सिलेक्ट हुए हैं तो भी, नहीं हुए हैं तो भी। क्यों? क्योंकि देखिए, सिलेक्ट वाले तो सोचते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना किसी भी हाल में, उनके पास कुछ ना कुछ है, तभी वो सिलेक्ट हुए हैं कम नंबर पा करके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आपके ज़्यादा नंबर हैं, तो भी आप पूरी हैं, क्योंकि आपके ज़्यादा नंबर हैं। तो जिसके कम नंबर हैं वो भी, जिसके ज़्यादा नंबर है वो भी, जो सिलेक्ट हुआ है अगर आपके टच में है, गोस्ट में से नहीं हुआ है तो भी सबको साथ आना है और ये आवाज़ उठानी है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तरीका समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आरटीआई से रिलेटेड जिसके भी मन में जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। और मान लीजिए गलती तो हमने की ना, नहीं तो पहले ही दिन जिस दिन स्कैम हुआ था, टाइपिंग के इश्यूज आए थे, उसी दिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए थी, एग्ज़ाम रद्द करवाना चाहिए था, फिर से होना चाहिए था पूरा एग्ज़ाम, ठीक है। बट सेंटर चेंज करवा करके ये हो गया। मान लीजिए वहाँ चीज़ें पकड़ गई इसलिए वो कैंसिल हो गया। ऐसे तभी तो पॉसिबल हुआ कि सेंटर्स में, अब ये बताइए आरओ में बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन इसी तरह हुआ। अब वो आरओ में अपनी पकड़ बना लिए। तो जब धांधली हुई थी तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि पूरा एंटी एजेंसी ही चेंज करवानी चाहिए थी। लेकिन अब नहीं हुआ तो चलिए ठीक है, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। तो अब आपके पास एक एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए, लड़ाई झंझट से चीज़ें नहीं सॉल्व होने वाली है, आपको पता है। आपने देख लिया होगा एनटीपीसी का नतीजा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती आप लोग करें। पहले एक एक मतलब ठीक तरीके से, जो एक लीगल प्रोसेस है, पहले हमें उसके करना है। उसके बाद अगर उसमें कुछ सुनवाई नहीं होती तो हम लोग को आगे अपनी बात रखनी है। और आप लोग एक बात ये समझिए कि वैकेंसी तो कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, वीडियो का एग्ज़ाम भी इसी तरह हुआ था, उसमें भी चीज़ें हुई हैं, तो वो कैंसिल हुआ है। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर भी वहाँ का बन चुका था, स्टूडेंट्स को मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में वरी मत होइए, चीज़ों को आप बस करते रहिए। आप हाथ में हाथ रख के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पहले हम लोग लीगल कदम उठाते हैं, अगर उसमें चीज़ें नहीं होती तो फिर जो होगा वो बात की बातें हैं, उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना जल्दी ज्वाइनिंग इसकी नहीं होनी है। चीज़ों को आप पता करिए, एक रखिए अपने पास उसके प्रूफ, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए, चीज़ें ठीक ठाक होंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आरटीआई आप समझते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है ना। तो इसमें बहुत से डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स को, तो मैं आप लोग के कुछ डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कोई सोच रहा होगा आरटीआई डालने से क्या होता है, क्या मतलब सूचना मिलती है, ठीक है, ये अच्छी बात है, सबको पता हो गई। कौन देता है, क्यों देता है, गलत दे देगा तो क्या होगा, है ना। ये बहुत सी भ्रांतियाँ स्टूडेंट्स में हैं, तो वो सोच के वरी हो जाता है कि कैसे करें, क्या पैसे लगेंगे, या मान लीजिए अधिकारी हैं, हमें गलत सूचना दे दें तो क्या होगा, है ना। ये बहुत सारी ऐसी मनमानी है कि हम किसके मतलब किस अधिकारी के ऊपर हम क्लेम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। और मान लीजिए इस वीडियो में भी चीज़ें पूरी नहीं होती तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर सब समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले ये देखिए, सूचना का अधिकार, है ना। तो ये जो इसका स्पेशल मीनिंग होता है, ये अधिकार 2005 में लाया गया था, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ आपने देखा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी नागरिक, कोई भी सवाल या कोई भी जानकारी किसी भी संस्था से ले सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब यही होता है कि आप किसी भी सवाल को, कोई भी जानकारी सरकारी विभाग से बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है।
सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति भी ले सकते हैं। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच करा सकते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आपका जो रिजल्ट निकला वो सरकारी दस्तावेज ही है, इसकी भी आप जांच करा सकते हैं। किसी भी सरकारी काम की जांच करा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि आपका ये काम सरकारी ही हुआ, आप इसकी भी जांच करवा सकते हैं। किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्री का प्रमाणित नमूना भी आप ले सकते हैं। प्रमाणित नमूना, जैसा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि टाइपिंग का मेथड क्या था, इसका भी सॉल्यूशन आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये चीज़ें कंफर्म हो गई। सूचना का अधिकार अधिनियम की डेफिनीशन क्या होती है आपको कंफर्म हो गई। इससे छोटे से डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि आप उससे क्या पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी एक पॉजिटिव है, जो चीज़ें हुई हैं उसमें आप किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको करके दिखाया था ऑनलाइन, तो आप चाहते हैं तो वो आपको देगा कि वो जाँचा, मतलब कॉपी चेक की तो कैसे चेक की, ठीक है? ये भी आपको मिल सकती है। काम कैसे किया उन्होंने, कैसे सारी कॉपी चेक की है, इसकी भी जानकारी उनको मिलेगी और वो आपको देंगे। किसी सरकारी काम में इस्तेमाल की से सामग्री, मतलब कैसे आपने कॉपी चेक किया, ऑनलाइन चेक किया, ऑफलाइन चेक किया, कैसे क्या हुआ, क्या फ़ॉर्मूला लगाएँ, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये तो कन्फर्म हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे आप कह सकते हैं कि सर एग्ज़ाम तो एनटीए ने करवाया, हाई कोर्ट कहते हैं कि हम एनटीए को जानते हैं और एनटीए सरकारी एजेंसी नहीं है, ठीक है, प्राइवेट एजेंसी है, तो इसके मामले में क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ, धारा 2 अ, के और धारा 2 जा के तहत, धारा 2 का और धारा 2 जा के तहत किसी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर या किसी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं। ये भी आपकी बात कंफर्म हो गई कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी आते हैं, सरकारी विभाग भी आते हैं और जो मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेजेज हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, वो सारे आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन कानूनों के दायरे में नहीं हैं, कुछ ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो इन कानूनों के दायरों में नहीं हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपकी एनटीए एजेंसी है इस कानून के दायरे में। लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है, तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात आपके दिमाग में होगी, मन में आपके ये होगा कि सर ये बताइए कि मतलब किसको हम लिखें? जैसे मान लीजिए कोई एक विभाग है, तो उस विभाग में सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसके पास जाएगी? तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूँ कि हर एक विभाग में, शायद ये आप पहली बार सुन रहे हों, लेकिन हर एक विभाग, सरकारी विभाग में, और ये धारा 5(1) के अंतर्गत है, हर सारी सरकारी विभाग में इस धारा के तहत एक या एक से अधिक सूचना अधिकारी बनाए जाते हैं, ठीक है। वह यह अधिकारी भी हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना एकत्र करते हैं और उस आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक विभाग में है, इसके लिए एक स्पेशल अधिकारी बैठे हैं जिनको आप सूचित करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि विभाग में अगर कोई बंदा किसी तरीके से काम करवा लेता है तो वो सारे विभाग के कर्मचारियों से पकड़ बना के रखता है। ऐसी बात नहीं है, वो चोरी से काम करवाता है और चोरी तो जानते हैं आप, चोरी ही होती है, ठीक है। इस बारे में आप बिल्कुल भी वरी मत होइए, आपका काम पूरा होगा। तो आप समझ गए कि एक सूचना अधिकारी होते हैं जो आपको सूचना देंगे, और अगर उस सूचना के अंतर्गत चीज़ें नहीं पाई गई तो आपकी अर्जी ज़रूर मंजूर होगी। ये भी बात आपको कन्फर्म हो गई। एक बात हम और छोटा कन्फर्म करते हैं। जैसे मेरे किसी दोस्त ने पूछा कि सर ये बताइए हम आरटीआई डाल तो दें, लेकिन हमें जानकारी कब तक देगा वो? तो देखिए भैया, जो सूचना अधिकारी है उसकी यह ज़िम्मेदारी होती है कि 20 से 30 दिन के अंदर आपको सूचना उपलब्ध कराए। ये आपके एक फ़िक्स टाइम है, मतलब मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 30 दिन में आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा देगा। ये 100% श्योर है, धारा 7(1) के अंतर्गत, ठीक है ना? ये एक रूल है कि 20 दिन में और 30 दिन के अंदर आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाएँगी, जो भी जानकारी उसको देना होगा। और एक कन्फ्यूज़न देखिए बच्चों का, फिर एक क्वेश्चन अराइज़ हो रहा होगा मन में कि सर ये बताइए कि अगर हम आवेदन कर दें और वो हमारा आवेदन रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? मान लीजिए कि जैसे आपको जानकारी नहीं देना चाहता, रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? या फिर हमें वो कोई गलत जानकारी दे दे तो क्या होगा? तो देखिए भैया, इसके लिए भी एक स्पेशल धारा बनाई गई है। धारा 2 के अंतर्गत, धारा 6(2) के अंतर्गत यदि आवेदन लेने से मना करता है, मतलब रिजेक्ट करता है, तय की गई सीमा के अंदर 20 या 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं उपलब्ध कराता है, अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है जिससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं,
तो उसके लिए उसे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और 25,000 तक का जुर्माना उसके वेतन पे लगाया जा सकता है, मतलब उससे लिया जा सकता है, काटा जा सकता है, तथा उसे सूचना भी देनी ही होगी। सूचना अधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे कि आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं। ये भी आपकी प्रॉब्लम कंफर्म हो गई होगी। इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप निसंकोच आरटीआई दायर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमें दायर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को आरटीआई दायर करने में और क्या जानकारी वो चाहता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आरटीआई हम दायर करेंगे तो क्या इसकी कोई फीस लगेगी? बिल्कुल, एक सिंपल सी छोटी सी कम अमाउंट की फ़ीस लगती है और वो 10 रुपये होता है। अगर आप आवेदन फ़ी मतलब आवेदन करते हैं आरटीआई में, तो आपको 10 रुपये का एक मतलब 10 रुपये की फ़ी कटवानी होती है। ऑनलाइन ही होता है इसको, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की फ़ी कटवाते हैं तो ऑनलाइन आपको 10 रुपये की फ़ी कटवानी है। 10 रुपये चार्ज होता है इसका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कि एक क्वेश्चन और राइज होता है स्टूडेंट्स के मन में, सर मान लीजिए कोई अगर हम जानकारी लेते हैं और उसकी प्रमाणित प्रति मांगते हैं तो उसका भी क्या चार्ज होता होगा? जी बेशक, 2 रुपये प्रति कॉपी आपको चार्ज करना है। जैसे 4 पेज का मान लीजिए कोई आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको 4 दूना 8 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई आपकी। एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है स्टूडेंट्स को, सर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कहीं गलती से हमें दूसरे अधिकारी के पास हमने शिकायत कर दी, तो क्या इसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगी या कुछ हमें प्रॉब्लम होगी? तो बेशक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसमें बिल्कुल भी हमारे मत होइए। ये उनका कर्तव्य होता है धारा 6 के 3 के अंतर्गत कि यदि कोई सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर उस विभाग को भेजे जहां पे आवेदन मतलब आवेदनकर्ता को वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब इस मामले में 5 दिन उसको लग गए, इधर आपको जिस अधिकारी को सेंड करने था तो वो अधिकारी सेंड कर दे, तो यार इसमें आप वरी मत होइए। आप एनटीओ का जैसे लिखेंगे, एनटीए का काम नहीं, अगर नहीं दे सकता सूचना तो वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट को इसको भेज देगा। ठीक है, तो अब अभी तक मैंने बताया था कि 20 से 30 दिन लगते हैं, तो अब आपके 5 दिन और लगेंगे, मतलब 30 से 35 दिन में आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि 5 दिन उसको सेंड करने में लग गए। मैक्सिमम मैक्सिमम 35 दिन के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब एक सबसे पेचीदा क्वेश्चन कि सर मान लीजिए कोई अधिकारी हमें परेशान करता है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी सूचना अधिकारी भी मान लीजिए मिल गया तो क्या होगा? तो देखिए भैया, अगर सूचना अधिकारी आपको परेशान करता है या फिर आपकी शिकायत को नहीं सुनता है या फिर और भी इसी तरह से आपको भ्रांतियाँ में डालता है, तो इसके लिए एक कमीशन ही बनाया गया है। उस कमीशन में सीवीसी, उस कमीशन में आप जा कर के सीधा शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, सूचना आयोग के अधिकारी से ही आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो तरीके मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये नौबत ही नहीं आएगी ये सब करने की, लेकिन फिर भी जानकारी आपको देना ज़रूरी था। ठीक है, अब एक बात और आप समझ लीजिए। तो जैसे स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए उन्होंने हमको जानकारी भी दे दी और हम उससे संतुष्ट नहीं है तो सर क्या होगा? तो देखिए, एक धारा इसके लिए भी बनाई गई है, 19(3) के अंतर्गत यदि आप प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं हैं, मतलब मान लीजिए आपको जो मिली है वो उसकी नोट्स वो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो 60 दिनों के भीतर केंद्र या राज्य सूचना अधिकारी आयोग के पास अपनी बात रख सकते हैं आप, जिससे आपको आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको स्पष्टीकरण मिलेगा, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी आरटीआई दायर करने के कुछ स्पेशल रूल्स जो आप डाउट थे आपके, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू आरटीआई कंफर्म हो गए होंगे। तो मेरे जितने भी दोस्त इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले मतलब दिए हैं और वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, उसके नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, वो अपना मतलब फिर से एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं या सब दोस्तों को चाहते हैं जिसकी टाइपिंग नहीं हुई, जो भी आप लोग का मूड है, तो आप लोग जितनी भी सूचनाएं जाहिर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो आप आयोग से पूछ सकते हैं। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी, कोई भी डाउट्स नहीं रह गया होगा रिलेटेड टू आरटीआई। तो अब आप लोग को बताने का टाइम आ गया है कि आरटीआई कैसे दायर करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबके पास इजली से फ़ोन अवेलेबल होता है तो हम फ़ोन से ही करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि दिक्कत ना हो उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पे। आपके पास जो भी डिवाइस है आप लोग उसके सर्च बार में जाना है आपको, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। 100% होगा यार, किसी भी तरीके से होगा। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो होगा बस।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे में सर्च बार ये है, तो हम यहाँ पे सर्च बार पे लिखते हैं। सबसे पहले आप RTI लिख दीजिए इजली, कोई दिक्कत नहीं। RTI लिख के आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च कर रहे हैं सबसे ऊपर ही आ जा रहा है, देख ली RTI ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्रोवाइड करता रहूँ। और चलिए, ये हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे इसको। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो क्या करेंगे कि ऊपर ये जो 3 डॉट्स दिख रहा है, इसको करके ये 3 डॉट्स ये वाले, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा, तो इस डेस्कटॉप साइट को आपको क्लिक करना है। ये टिक मार्क कर देंगे तो आपका ये डेस्कटॉप साइट खुल गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टिक हो गया तो डेस्कटॉप साइट खुल गया। इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो लैपटॉप के फॉर्मेट में खुल जाएगा। ठीक, ये इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको आप कट कर दें। कट करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये डिटेल्स लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बता रहा है आपको कि पैसे लगेंगे, पेमेंट है 10 रुपये, वही जो मैंने बताया था ये सब। ठीक है, और इसमें देखिए कह रहा है कोई जानकारी चाहिए तो आप 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक है। ये अलग बातें हो गई, हम लोग के काम की नहीं है। देखिए रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। RTI फाइल करने में भी कुछ प्रोसेस का पालन करना होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, ज़रूरी है। जैसे जैसे आपको ये पढ़ना है कि है ना, ये A to Z फॉर्मेट में लिखना है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। पढ़ लीजिएगा आप लोग भी, ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपके ये वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, अब आपके पास ये पूरा फाइल का वो खुल गया। ठीक है, पूरी फाइल खुल गई, ये फाइल खुल गई। ये आपका मेन पेज है, ये देखिए लिखा हुआ है RTI ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्टार वाले फील्ड मैंडेटरी है, इसको आपको भरना ही भरना है। अब आप अपनी रिक्वेस्ट किसको सेंड करना चाहते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे आपको शो करना है। जैसे मान लीजिए हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को करना चाहते हैं, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मान लीजिए आप शिकायत NTA को करते हैं और ये जानकारी वो नहीं दे सकता है, तो वो इसको हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगा इस बिना एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ये वरी मत होइए, फिर भी हम NTA को जाने, क्योंकि हमारी कॉपी उसी ने चेक की है, तो हमें उसी के ऊपर मतलब RTI लगाना है। ठीक है, तो वही हमें इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं नेशनल डालें, नेशनल। तो देखिए नेशनल के कोई आ गया होगा, अभी नहीं आया, तो नेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गया ना। आप समझ रहे होंगे कि हाँ इसके, ये देखिए अब यहाँ पे आप लोग एक बात देख ली, ये लिख गया ना, योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब हमको ओके कर देना है यहाँ से, ये हमने ओके कर दिया। अब देखिए, अब ये अपने आप ये डिपार्टमेंट वाला ये भर गया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद दिस सिलेक्टेड पब्लिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो गया, बिकॉज आप वो समझ गया कि आप NTA को करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये आपसे डिटेल पूछेगा, है ना। अब ये आपको डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपको डिटेल्स अपनी भरनी है। यूज़र नेम आपको भरना है। देखिए यूज़र नेम, जैसे मान लीजिए ये आपकी डिटेल्स है, तो मान लीजिए मैंने अपना भर दिया, अमित कुमार सिंह 111985@gmail.com। ठीक है, ये मैंने भर दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, और ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो मत भरिए। कन्फर्म ईमेल आईडी करनी है, तो हमें फिर से वही ईमेल आईडी डालनी है आपको, अमित कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह 111985
gmail.com। ठीक है, ये हो गया। प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेम डाल दीजिए, मैंने अपना नाम डाल दीजिए, सचिन सिंह। ये हो गई। मेल फीमेल जो भी हैं आप वो भी डाल दें इसमें। एड्रेस आप ज़रूर डालें। ये ऑटोमेटिकली फिल्ड कर दिया मैंने, सारी चीज़ें भर गई। ये यहाँ पे आपको पिन डालना है, उत्तर प्रदेश डालना है, स्टेटस डालना है रूरल और या अर्बन। आप अगर ग्रामीण से हैं तो रूरल डाल दीजिए, शहर से तो अर्बन डाल दीजिए। एजुकेशन स्टेटस डाल दीजिए, लिटरेट आप पढ़े लिखे हैं तो आपको लिटरेट में करना है ना। ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट पे क्लिक कर दें, जब आप ग्रेजुएट है तो जब आप ग्रेजुएट पे क्लिक कर दें। मोबाइल नंबर आप डाल दें 9839336344, नंबर आप डाल दें। इसमें देखिए मैंने बताया था कि आपको केवल इंडियन सिटीजन ही आरटीआई जारी कर सकते हैं, तो ये हो गया, आप ये इंडियन ही हैं। अब बिलो द पुअर्टी लाइन है, इसका क्या होगा कि आपको जो 10 रुपये फीस लगती है वो नहीं लगेगी, तो आपको यहाँ पे नो ही कर देना है। नहीं तो आपको उसके कार्ड्स के कुछ डिटेल्स भरने होंगे। ये देख लीजिए, आपके लिए 10 रुपये की फ़ी आ गई यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये देखिए, टेक्स्ट फॉर आरटीआई अप्लीकेंट एप्लीकेशन। इसमें देखिए आपको एक छोटा सा तरीका अपनाना है कि आपको बड़ा फॉर्मेट लिखना है या तो छोटा A to Z लिखना है, या छोटे स्मॉल में लिखना है। वैसे नहीं लिखना, जैसे मान लीजिए लिखना है मैं सुरेश हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लिखना, मैं ऐसे नहीं, जैसे अब मैं सुरेश हूँ तो आपने एम बड़े से बना दिया, ऐसे नहीं करना। तो आपको पूरा लिखना है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये तो पहले छोटा कर लिया इसको, फिर लिख दिया मेरा नाम, है ना, सचिन सिंह है। ये हो गया, है ना। देखो मैं अब सचिन का आपको यस बड़े से नहीं कराना है, छोटे से बनाना है आपको, जो भी लिखना है। मेरा नाम सचिन सिंह है, मैं यह जानकारी, आप अंग्रेजी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी चाहता हूँ, चाहता हूँ कि इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कैसे, हाई कोर्ट ने आर ओ की कॉपी कैसे चेक की, क्योंकि आपको उसमें रूल नंबर डालना है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर DOB। और आप इसको मेरे वीडियो से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको आप डाल दीजिए। चेक करना है क्योंकि 203 नंबर आप इसको सही से लिखिएगा, नंबर पाने वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्टेड है, जबकि 243 वाला फेल। प्लीज़ मुझे रूल एंड रेगुलेशंस की जानकारी प्रोवाइड करें। ठीक है, ये इसी तरह आपको जो भी जानकारी चाहिए सारा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, डू नॉट अपलोड आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट BPL कार्ड। PDF नेम शुड नॉट हैव एनी ब्लैंक स्पेस। अब देखिए PDF आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आपके पास कोई है ऐसा प्रूफ, जैसे कि है ना स्क्रीनशॉट हो PDF हो, तो उसको PDF बना के आप लोग यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये इंटर सिक्योरिटी कोड है, तो यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे आपको भर देना है इसी फॉर्मेट में। देखिए जैसे हम भर रहे हैं, क्या है 026 985, तो भर देते हैं 026 985। ठीक है, इसको भर दें। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, अरे सो सबमिट ओके पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। जैसे ही आ जाएगा, ये कह रहा है
डू नॉट रिफ्रेश पेज, पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। अब आपको इंटरनेट बैंकिंग करना है या रुपए से करना है, जैसे भी आपको करना है कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आरटीआई डाल रखी है तो दोबारा मैं नहीं कर सकता, तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट करके ओके कर देंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी डिटेल्स फिल हो जाएगी और आपको 20 दिन के अंदर आपकी जानकारी मिल जाएगी। ये हो गया प्रोसेस। और अब आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, डोंट वरी। जैसे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है ना, वहाँ पे जब आप फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और फीस पेमेंट कर देंगे 10 रुपये की, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो व्यू स्टेटस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक आने के बाद। तो व्यू स्टेटस में क्या करेंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और इंटर आईडी डालेंगे। तो उसके बाद ईमेल आईडी जो होती है, उसके बाद सिक्योरिटी डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। तो ये था आरटीआई दायर करने का रूल्स, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे करना है, सारे स्टूडेंट्स को करना है, फॉरवर्ड करिए किसी भी तरीके से, मैक्सिमम लोग यही जानकारी लीजिए। सबके पास एक प्रूफ जरूर होगा, उस प्रूफ को आप लगाइए और अपनी जो बातों को आयोग तक रखिए। और अगर इसमें आयोग बातों को जानकारी देने में सहमत नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट कदम कुछ उठाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही घातक होगा अगर आप लोग चाहते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो, ठीक है। तो वीडियो में पहली बार आए थे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ सकती है इंसान की जो आपके पास सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।